हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा एक सेमिनार के दौरान ये बात कही गई कि जो एयर डिफेंस कमांड को बनाने की तैयारी चल रही है थिएटराइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में तीनों आर्म्ड फोर्सेस में जॉइंटनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए थिएटराइजेशन का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी और कुल मिला जुलाकर करीबन 5 थिएटर कमांड यहाँ पर बनाए जाने की बात चल रही है, जिसमें से सबसे पहले जो है वो एयर डिफेंस कमांड पर काम चल रहा है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स इस चीज को अपोज करती हुई नजर आ रही है। तो जो एयर डिफेंस कमांड होगी वो पहली थिएटर कमांड नहीं होगी। जो अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड है, जिसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, ये पहले से ही एक थिएटर कमांड है जो कि एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी है जो कि 2003 से ही ऑपरेशनल है और ये थिएटर कमांड जो है वो हमारी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। बाकी इंटीग्रेटेड कमांड्स को भी बनाया गया है जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। इसके अंदर डिफेंस साइबर एजेंसी हो गई, डिफेंस स्पेस एजेंसी हो गई और स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन शामिल है। ये तीनों के तीनों 2019 से ही एक्टिव हैं। तो अभी जो कोशिश करी जा रही है वो एयर डिफेंस कमांड को बनाने की करी जा रही है, जिसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा लीड किया जाना है। पर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है एक एयर डिफेंस कमांड को बनाने के लिए, और ये चीज जो है वो क्लियरली एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा कही गई एक सेमिनार के दौरान। तो उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, बल्कि इसके पीछे का रीजन भी दिया। तो उनके द्वारा ये चीज कही गई कि जो एयर डिफेंस एसेट्स होते हैं वो एयर ऑफेंसिव एसेट्स के साथ रिलेटेड होते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यानी कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो एयर डिफेंस एसेट्स पर डिपेंडेंट होता है और दोनों की कैपेबिलिटी जो है एक दूसरे के यूसेज को निर्धारित करती है। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है वो आपके एयर स्पेस की तरफ आ रहा है, तो जब तक वो आपके एयर स्पेस को एंटर नहीं करता है तब तक आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो एक्टिव नहीं होंगे और डिफेंड करने के लिए उसे शूट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने एयर ऑफेंसिव वेपन्स को यूज कर लेते हैं, यानी कि जो इनकमिंग फाइटर है उसे काउंटर करने के लिए आप पहले से ही अपने फाइटर्स को स्क्रैम्बल करा लेते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करने की नौबत हो सकता है ना ही आए। और मान लीजिए अगर आपके जो एयर ऑफेंसिव वेपन्स है वो कारगर साबित नहीं होते हैं, तो आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज करेंगे। तो दोनों के यूसेज जो है वो एक दूसरे की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं और सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स का और एयर ऑफेंसिव वेपन्स का तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तालमेल बिगड़ा तो फ्रेंडली फायर के चांसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये एक डेंजरस सिचुएशन है। साथ ही साथ एयरफोर्स का ये भी कहना है कि जो एसेट्स हैं वो वैसे ही काफ़ी लिमिटेड है। अगर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा तो हो सकता है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो ना हो पाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो आजकल के प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, ये ओमनी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये एक बार में डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इनको एक ही रोल में ढाल देंगे तो इनका जो यूटिलाइजेशन है वो इनकी कैपेबिलिटी से कम रह जाएगा, जो कि कहीं से भी समझदारी नहीं है। बाकी एयर चीफ मार्शल द्वारा ये बात कही गई कि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो एयरफोर्स अपने एसेट्स को वहाँ पर पहुँचा सकती है और वहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ढलकर ऑपरेट कर सकती है। तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। जब हमारे पास प्रॉपर एसेट्स अवेलेबल नहीं है, और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस नंबर में हमारे एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल है, तो हम थिएटराइजेशन के अंदर क्या डिवाइड कर रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है उसमें एटलीस्ट जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो एसेट्स अवेलेबल है उनको मूव कराकर यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये चीज़ क्लियरली विजिबल है लद्दाख स्टैंड ऑफ से। तो इस इशू पर आगे क्या आउटकम आता है और क्या ये एयर डिफेंस कमांड फॉर्म हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी एयर चीफ मार्शल द्वारा ये बात भी कही गई कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के साथ साथ बेटर सर्विलेंस सिस्टम्स पर भी फोकस करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत हमें बेटर सर्विलेंस सैटेलाइट चाहिए होंगी, ड्रोन्स चाहिए होंगे सर्विलेंस वॉइड्स को फिलअप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ फ्यूचरिस्टिक हैं और कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल हैं पर हमारे पास नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फ्यूचर की लड़ाइयों को लड़ने के लिए, क्योंकि अगर हमारी तैयारी कम रह जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।